एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम सभी मिलकर कवर करने जा रहे हैं BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच का समय। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे ही क्वेश्चन पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन को लिए गए हैं। अगर आप भी इग्नू के आने वाले जून या दिसंबर 2026 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज का ये सेशन काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है। एंड एक और बात, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई सा भी कंसर्न हो तो आप प्रेम सर के इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके इग्नू रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होते कैसे हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए BHIC 133 भारत का इतिहास का दिसंबर 2025 यानी कि काफ़ी ही लेटेस्ट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया है। और अगर अब हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमें टोटल समय 3 घंटे मिलते हैं एंड अधिकतम अंक कितने हैं, 100 हैं, यानी कि 100 अंक मिलते हैं हमें प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर कितने प्रश्नों के देने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि कहा जा रहा है नोट में, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो हैं 400 शब्दों में देने हैं, यानी कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वर्ड लिमिट क्या होगी, 400 होगी। ये भी बोला जा रहा है कि आपको प्रत्येक भाग में कम से कम जो है 2 प्रश्नों के उत्तर हल करने ही होंगे, यानी कि इसके अंतर्गत 2 भाग दिए हुए हैं। एक भाग क है और दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए दूसरा भाग ख है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो 2 भाग दिए गए हैं, जैसे कि भाग क और भाग ख, तो इनमें जो है आपको प्रत्येक भाग से 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे भाग क में और भाग ख में, तो आपको भाग क के 2 क्वेश्चन करने ही होंगे और भाग ख के भी 2 क्वेश्चन करने ही होंगे। इसका ये मतलब है कि आप जैसे कि सोचेंगे कि नहीं, भाग क का मुझे सारा उत्तर आता है तो मैं भाग क ही पूरा बना लेता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको भाग ख के भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। या फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे भाग ख के सारे ही प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो मैं भाग ख ही बनाऊँगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको भाग क के भी 2 प्रश्न बनाने ही बनाने हैं। बाकी आपको ऐसे टोटल 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। बाकी एक और प्रश्न बचता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि या तो भाग क से बना सकते हैं या तो भाग ख से बना सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्नों पर 20 मार्क्स मिलेंगे और आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 5, इसलिए आपका फुल मार्क्स कितना हो गए, 100 हो गए। तो चलिए अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पैटर्न को देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की दक्कन नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन इजी है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। और आप अपना मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको इस क्वेश्चन पर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स के हैं। मुगल मनसब व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। उसके बाद अब देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों प्रत्येक में संक्षिप्त लेख लिखिए। किस पर लिखना है, किन्हीं 2 पर। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन कितने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन बनाना केवल हमें 2 है, यानी कि काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है।
यहाँ तक कि हम लोग को जो है भाग क के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 4। लेकिन हम लोग को बनाना कितना है? केवल और केवल 2 प्रश्न बनाना है। यानी कि कितनी अच्छी बात है, इग्नू जो है हमें काफ़ी सिलेक्टिव ऑप्शन देती है। तो अब हम लोग एक बार संक्षिप्त टिप्पणियों के क्वेश्चन देख लेते हैं। अरबी तथा फारसी ऐतिहासिक परंपरा, जौनपुर की बादशाहत, विजयनगर राज्य की प्रकृति, राजतत्व का अफगान सिद्धांत। तो अब आप सभी को भाग क समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार भाग ख को भी रिव्यू कर लेते हैं। मुगलों की मुद्रा प्रणाली पर चर्चा कीजिए। ये भी 20 मार्क्स का है। पैटर्न डिट्टो सेम है। भाग ख के अंतर्गत भी आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन बनाना कितना है? कंपलसरी 2 है। और आप जो है टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो किसी भी भाग से दे सकते हैं, लेकिन 2 भाग क और भाग ख दोनों से होना चाहिए। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रह जाता है, मैम फॉर्मेट बता दो, क्योंकि उन्हें क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बार बार कि भाग क और भाग ख आपको दोनों से ही 2 प्रश्नों के उत्तर देने ही देने हैं। बाकी एक जो बचते हैं आप किसी भी भाग से दे सकते हो। तो अब आते हैं एक बार, इसमें जो 8 नंबर तक प्रश्न दिए गए हैं, इसके अंदर भी सेम टू सेम आपको संक्षिप्त टिप्पणियों में 4 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन 4 में से केवल और केवल 2 प्रश्न बनाने हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो ओनली 200 वर्ड्स में रखी गई है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक पर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको 100 मार्क्स के पैटर्न कंप्लीट हो गए। तो अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं अपने सेशन की ओर, यानी कि हम लोग अपने नोट्स को ओपन कर चुके हैं। और अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में जो है इस पीडीएफ को बनाया गया है, आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। अगर आप मेरे इस लेक्चर को एक बार कंप्लीट अच्छे से सुन लेते हैं और इस पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। किसके बारे में समझना है? दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पूरा सिस्टम एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था था। आसान भाषा में कहे तो पूरी पावर का रिमोट कंट्रोल अकेले सुल्तान के हाथ में था। किसके हाथ में था? सुल्तान के हाथ में। वही जो है सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा कमांडर और सबसे बड़ा लीडर था। अब सुल्तान अकेले तो सब कुछ संभाल सकता नहीं था, इसलिए उसने क्या किए, अपने मदद के लिए 4 प्रमुख विभाग यानी कि मंत्रालय बनाए। तो चलिए अब एक एक मंत्रालय को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मंत्रालय किस चीज़ का काम कर रहा था। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दीवान ए विजारत यानी कि वित्त विभाग। यह आज के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह था। इसका हेड जो है वजीर होता था। कौन होता था? वजीर। इसका मुख्य काम पूरे राज्य से टैक्स वसूलना और सरकारी खर्चे का पूरा हिसाब किताब रखना था। दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग। इस डिपार्टमेंट को राजा बलबन ने शुरू किया था। इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। उसका काम नए सैनिकों की भर्ती करना, सेना का इंस्पेक्शन करना और धोखेबाजी रोकने के लिए घोड़ों पर शाही निशान यानी कि दागने की प्रथा लगाना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट विभाग की ओर। नेक्स्ट है हमारा दीवान ए इंसा यानी कि शाही पत्राचार। यह सरकारी कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड का विभाग था। सुल्तान जो भी सरकारी आदेश या फिर
शाही फरमान जारी करता था, उसे लिखना, उसका सरकारी रिकॉर्ड रखना और राज्यों के गवर्नरों को चिट्ठियां भेजना इसी का काम था। किसका? दीवान ए इंसा यानी कि शाही पत्राचार का। अब देखते हैं नेक्स्ट विभाग, दीवान ए रिसालत यानी कि धार्मिक व विदेश विभाग। तो यह डिपार्टमेंट दो बड़े काम करता था। पहला, धर्म और दान पुण्य से जुड़े मामले को देखता था और दूसरा जो था विदेशों से आने वाले राजदूतों के साथ रिश्ते संभालता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अंततः न्याय व्यवस्था को एकदम दुरुस्त रखने के लिए सबसे बड़ा जज होता था, जिसे काजी उल कुजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। इस तरह इन 4 स्तंभों के दम पर सुल्तान जो है पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर चलाता था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों यानी कि क्रोनिकल्स पर एक लेख लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मुगल काल में राजाओं की कहानियों, युद्धों और उनके अच्छे कामों को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए बाकायदा सरकारी और दरबारी इतिहासकार रखे जाते थे, जो सिस्टमैटिक डायरी या फिर ग्रंथ लिखते थे, जिन्हें इतिवृत्त यानी कि क्रोनिकल्स कहा जाता है। आइए उस समय के टॉप इतिहासकारों और उनकी किताबों को आसान तरीके से समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अबुल फजल के बारे में, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। तो ये जो इतिहासकार थे, राजा अकबर के सबसे खास दरबारी थे। इन्होंने अकबरनामा लिखी, जिसके अंदर आईने अकबरी आती है। इस किताब में हमें अकबर के राजपाट, नियम कानून और उस समय के भारत की पूरी जानकारी मिलती है। ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अब हम लोग बात करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में। तो इन्होंने जो है मुंतखाब उत तवारीख किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? मुंतखाब उत तवारीख। बदायूनी की खास बात यह थी कि इन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों की खुलकर आलोचना की थी, यानी कि खुलकर कमियां निकाला था। इससे क्या हुआ? इतिहासकारों को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने को मिल गया। तो अब हम लोग बात करते हैं गुलबदन बेगम के बारे में। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये राजा बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। तो याद रखेंगे, राजा बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम थी। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा, जिससे हमें मुगलों के पारिवारिक जीवन, उनके महल के अंदर के माहौल और हुमायूं के संघर्षों की बड़ी प्यारी और सजीव जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं हमारे जहांगीर। तो जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर लिखा था। तो सम्राट जहांगीर ने किसी और से लिखवाने के बजाय खुद अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसमें उन्होंने जो है अपने निजी जीवन, आदतों को और अपनी मशहूर न्याय की जंजीर के बारे में खुलकर बताया है। किसने? जहांगीर ने। और उनकी आत्मकथा कौन सी थी? तुजुक ए जहांगीरी। उसके बाद आते हैं निजामुद्दीन अहमद। तो निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो इन्होंने तबकात ए अकबरी लिखा था। कौन सा लिखा था किताब? निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी। इन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ लिखा है, जो अकबर के समय तक के भारत के इतिहासकारों को क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमबद्ध तरीके से समझने का बड़ा जरिया है। अंततः हम लोग कह सकते हैं, चूँकि ये सभी इतिहासकार राजा के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्होंने राजाओं की तारीफ़ें थोड़ी ज़्यादा की है।
पर फिर भी मुगल काल के समाज और राजनीति को समझने के लिए ये किताबें जो हैं सबसे पक्के सबूत हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए? तो इसके उत्तर को अगर हम लोग देखें तो उत्तर पश्चिम भारत यानी कि आज के मुख्य रूप में राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में राजपूतों ने अपना मजबूत शासन कैसे जमाया, इसके 5 बड़े और सॉलिड कारण थे। तो चलिए एक एक करके उन कारणों को देखते हैं। तो सबसे पहला कारण था केंद्रीय सत्ता का अभाव, यानी कि कोई बड़ा राजा न होना। जब महान राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में कोई एक बहुत बड़ा राजा नहीं बचा जो सबको कंट्रोल कर सके। इस खालीपन का फ़ायदा उठाकर अलग अलग राजपूत वंशों जैसे कि प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश, इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा, यानी कि अभेद किलों का निर्माण, यानी कि मजबूत सिक्योरिटी। राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत थे उनके ऊंचे ऊंचे और अभेद पहाड़ी के किले, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर और कुंभलगढ़। इन किलों पर अचानक हमला करना दुश्मनों के लिए जो था नामुमकिन जैसा था, और यही किले राजपूतों के मिलिट्री हेडक्वार्टर भी थे। तो मैं आपको चित्तौड़गढ़ का किला का एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे देखिए दीवार है, और यहाँ से जो है हमला करना कितना ज़्यादा नामुमकिन होगा। कितने ज़्यादा सोच समझ के उस समय इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, एकदम ऊंचा ऊंचा है, एकदम मजबूत है। अगर कोई इधर से आके हमला भी करना चाहे तो उसको आने में ही बहुत मुश्किल होगा, उसका एंट्री करना ही बहुत मुश्किल है। अगर वो आ भी गए तो इधर के जो मेंबर्स हैं वह इनको बचने नहीं देंगे। तो अब अपने नेक्स्ट कारण को देखते हैं, अभेद किलों का निर्माण, यानी कि मजबूत सिक्योरिटी। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कारण। तो नेक्स्ट है सैन्य संस्कृति और वीरता, यानी कि लड़ाकू जज्बा। राजपूत समाज में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना और वीर गति पाना सबसे बड़ा गौरव माना जाता था। इस युद्ध कला और बेखौफ जज्बे ने उन्हें एक बेहद खतरनाक सैन्य शक्ति बना दिया। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट कारण देखें तो भौगोलिक अनुकूलता, यानी कि नेचर का सपोर्ट। राजस्थान का मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जो है, और अरावली की कठिन पहाड़ियाँ बाहरी हमलावरों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। इस नेचुरल सेफ्टी गार्ड के बीच राजपूतों को अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा समय मिल गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामाजिक और वंशीय पहचान, सबको साथ लेकर चलना। उन्होंने केवल खुद के दम पर नहीं बल्कि वहाँ की लोकल बहादुर जनजातियों जैसे कि भील और मीना को भी अपने साथ जोड़ा। साथ ही अपनी कुलदेवी और वंशीय परंपराओं के जरिए अपने शासन को समाज में पूरी मान्यता और सम्मान दिलाया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। तो हम लोग इसके उत्तर के अंतर्गत क्या देखेंगे, भू राजस्व प्रणाली के बारे में। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पास पैसा कहाँ से आता था, उनकी कमाई की मुख्य रीढ़ क्या थी? तो उनके कमाई की मुख्य रीढ़ थी भू राजस्व प्रणाली, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि ज़मीन से मिलने वाला जो टैक्स है। राजा अकबर के समय उनके वित्त मंत्री यानी राजा टोडरमल ने इनमें बेहद शानदार और वैज्ञानिक सुधार किए, जिसे हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं जब्दा प्रणाली, यानी कि जब्ती प्रणाली और दसहाला व्यवस्था के बारे में। इसमें सबसे पहले पूरी खेती वाली ज़मीन को अच्छे से मापा, यानी कि पैमाइश किया गया।
उसके बाद जो है पिछले 10 सालों में कौन सी फसल कितनी उगी और उससे उसकी जो कीमत थी वह क्या थी, उसका पूरा डेटा निकाल कर एक एवरेज तय किया गया, जिसे 10 हाला प्रणाली कहा गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग भूमि का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। टैक्स जो है अंधाधुंध नहीं लगाया जाता था, बल्कि जमीन कितनी उपजाऊ है इस आधार पर उसे 4 भागों में बांटा गया था। तो पहला भाग था पोलज यानी कि हर साल खेती। जहां हर साल रेगुलर खेती होती थी उसको पोलज में बांटा गया था। उसके बाद है पड़ौती यानी कि 1-2 साल खाली रहता था, जिसे जमीन की ताकत वापस लाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ा जाता था। उसके बाद है चाचर यानी कि 3-4 साल खाली। जो 3-4 साल खाली ही रहती थी उसको क्या किया गया, चाचर में बांट दिया गया। एवं बंजर यानी कि जो खेती के लायक ही नहीं है उसको क्या किया गया, बंजर में बांट दिया गया। तो यह क्या था, भूमि का वर्गीकरण किया गया था उनकी उपजाऊ की क्षमता के आधार पर, पोलज, पड़ौती, चाचर व बंजर के रूप में। अब आता है कर की दर। तो कर की दर को अगर हम लोग समझे तो टैक्स रेट जो है आमतौर पर जितनी पैदावार होती थी उसका 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में तय करता था। किसान चाहे तो इसे नगद यानी कि कैश दे सकता था या फिर अनाज के रूप में उसको चुका सकता था, यह किसानों पर निर्भर करता था। अंततः हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे मैनेजमेंट को समझने के लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए गांव से लेकर केंद्र तक सरकारी अफसर जैसे अमील, कानूनगो और पटवारी तैनात थे। इस सिस्टम से मुगलों का खजाना तो खूब भरा, लेकिन कभी कभी टैक्स के भारी बोझ के कारण गरीब किसानों को परेशानी भी उठानी पड़ती थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। एकाधिकार व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत में पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। 1498 ईस्वी, कब का समय, 1498 का समय, जब वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत यानी कि कालीकट पहुंचा तो भारत में पुर्तगाली व्यापार की एंट्री हुई। पुर्तगालियों का इरादा सीधा और साफ था। उन्हें सिर्फ बिजनेस नहीं करना था, बल्कि जो है पूरे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन के समुद्री रूट पर अपना एकाधिकार करना था, यानी कि अपनी मनमानी चलानी थी। तो इनकी व्यवस्था की कुछ मुख्य बातें थी। तो चलिए एक एक करके उन बातों को समझते हैं। सबसे पहला था एकाधिकार और बल प्रयोग, यानी कि पुर्तगालियों के पास बहुत एडवांस और मजबूत नौसेना थी। उन्होंने अपने बंदूकों और जहाज़ों के दम पर अरब और लोकल भारतीय व्यापारियों को समुद्र से खरीद दिया और मसालों के पूरे मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया, खासकर काली मिर्च के मार्केट पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, यानी कि कार्टज प्रणाली। तो यह पुर्तगालियों की सबसे बड़ी दादागिरी थी। यह एक तरह का समुद्री टोल टैक्स या फिर परमिट पास था। हिंद महासागर से गुजरने वाले हर एक जहाज, चाहे वो किसी भी भारतीय राजा का क्यों ही ना हो, को पुर्तगालियों से यह पास खरीदना जरूरी था। जो पास नहीं लेता था उसके जहाज को ये लोग या तो लूट लेते थे या तो समुद्र में डुबो देते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। तो अब देखते हैं तीसरा को, यानी कि सामरिक केंद्रों पर कब्जा। इन्होंने बिजनेस के मेन पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए गोवा, दीव, दमन, कोचीन और मलक्का जैसे तटीय बंदरगाहों पर कब्जा करके वहां अपना मजबूत किलाबंदी वाला फैक्ट्रियां बना लिया था। अंततः हम लोग कह सकते हैं कि यह पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के डर और जबरन वसूली पर टिका था। बाद में जब इनमें किसी भी ज़्यादा चालक और ताकतवर यूरोपीय कंपनियों जैसे कि डच और ब्रिटिश भारत आई और पुर्तगालियों ने अपनी धार्मिक कट्टरता दिखाई, तो इनका यह जो पत्ता साफ हो गया
और एकाधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। किसके बारे में देखना है, मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो इसके उत्तर को देखते हैं। मुगल वास्तुकला कोई एक सिंगल स्टाइल नहीं थी, बल्कि यह भारतीय, फारसी, इस्लामी और मध्य एशियाई शैलियों का एक बहुत ही सुंदर फ्यूज़न यानी कि मिश्रण था। अकबर से शुरू होकर शाहजहां के काल तक यह अपने चरम पर पहुंची। तो अब हम लोग जानेंगे इनकी मुख्य तकनीकी और कलात्मक विशेषताओं को। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है इनका विशेषता सामग्री का चयन। शुरुआत में अकबर के टाइम पर मजबूत और सुंदर लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का खूब इस्तेमाल हुआ, जिसे फतेहपुर सिकरी और आगरा किला, लेकिन शाहजहां के दौर तक आते आते चॉइस रॉयल हो गई और इसकी जगह जो है क्या होने लगा, कीमती सफ़ेद संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल ने उसका जगह ले लिया, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, ताजमहल है। उसके बाद देखते हैं चार बाग पद्धति। मुगल इमारतों के आसपास आपको खुलापन और हरियाली दिखेगी। वे इमारत को एक बड़े चौकोर गार्डन के बिल्कुल बीच में बनाते थे। इस गार्डन को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर बीच में पानी की सुंदर नहरें और फव्वारे चलाते थे। उसके बाद है पिएट्रा ड्यूरा। यह एक बहुत ही बारीक और कीमती नक्काशी कला थी। इसमें सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों को थोड़ा सा तराश कर उसके अंदर कीमती रंगीन पत्थर और रत्न जैसे कि अकीक जड़ दिए जाते थे, जिससे क्या होता था, सुंदर फूल पत्तियां बन जाती थी और अच्छा लुक क्रिएट होता था। उसके बाद है विशाल गुंबद और मेहराब। ऊंची ऊंची मीनारें, डबल गुंबद जो बाहर से बहुत बड़े दिखते थे और बड़े बड़े मेहराबादार शाही दरवाजे जैसे कि बुलंद दरवाज़ा इनकी खास पहचाने हैं। किसकी, विशाल गुंबद और मेहराब की। अंततः हम लोग कह सकते हैं कि अपनी इसी भव्यता, सिमेट्री, एकदम बराबर नाप जोख और लाजवाब कारीगरी के कारण मुगल काल को भारतीय इतिहास का स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मध्यकालीन भारत को समझने में क्षेत्रीय इतिहास के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। अगर हम भारत के मध्यकालीन इतिहास को सिर्फ दिल्ली की गद्दी, दिल्ली सल्तनत या फिर मुगलों के चश्मे से देखेंगे तो हमें आधी अधूरी पिक्चर ही दिखेगी। पूरे भारत की असली और कंप्लीट कहानी समझने के लिए क्षेत्रीय इतिहास पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे पहला हम लोग को देखने को मिलता है विविधता का प्रकटीकरण। क्षेत्रीय इतिहास से पता चलता है कि जब दिल्ली में सुल्तान राज कर रहे थे, ठीक उसी समय देश के बाकी कोनों जैसे कि बंगाल, जौनपुर, गुजरात और दक्षिण भारत के महान विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में एक बहुत ही समृद्ध और स्वतंत्र एडवांस सिस्टम चल रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लोकल भाषाओं और साहित्य का विकास, यानी कि दिल्ली के दरबारियों ने अपने किताबें मुख्य रूप से फारसी में लिखी थी। मुख्य रूप से किस में लिखी थी? फारसी में। लेकिन जब हम राज्यों का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसी समय बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसे प्रांतीय भाषाओं का गोल्डन पीरियड चल रहा था और बेहतरीन साहित्य लिखा जा रहा था। उसके बाद आते हैं हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन को असली ताकत जमीन पर लोकल से मिली थी। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय
के संतों या फिर असम के महान शंकर देव जी के योगदान को आप दिल्ली के इतिहास में नहीं बल्कि क्षेत्रीय इतिहास के जरिए ही गहराई से जान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आम जनता की असली लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि आम जनता का वास्तविक जीवन के बारे में। तो दिल्ली के दरबारी लेखक सिर्फ राजाओं की तारीफ़ें, उनकी शादियां और युद्धों की बड़ी बड़ी बातें लिखते थे। इसके उलट, इसके विपरीत जो लोकल सोर्सेज और लोक साहित्य हैं वे हमें बताते हैं कि उस समय के असली समाज में किसान कैसे रहते थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी और आम लोगों का छोटा मोटा व्यापार कैसे चलता था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में क्षेत्रीय शक्ति के उद्भव में संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय, तो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जब जब दिल्ली की केंद्रीय पकड़ जो है थोड़ी भी ढीली हुई, तो पूर्वी भारत यानी कि आज के बंगाल, ओडिशा और असम के क्षेत्र के कुछ बहुत ही पावरफुल लोकल राजवंशों ने अपने आज़ादी घोषित कर दी। आइए अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान। दिल्ली से दूरी बहुत ज़्यादा होने और वहाँ की दलदली व मानसूनी ज्योग्राफी के कारण बंगाल हमेशा विद्रोहियों का गढ़ रहा है। 14वीं सदी के बीच में शमसुद्दीन इलियास शाह ने स्वतंत्र इलियास शाही वंश की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? स्वतंत्र इलियास शाही वंश की नींव रखी थी। इसके बाद जब अलाउद्दीन हुसैन शाह राजा बने तो बंगाल में गजब की सुख शांति और बिजनेस और कल्चर तरक्की हुई। उसके बाद आते हैं ओडिशा का गजपति वंश। तो 15वीं शताब्दी में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए जिनका नाम था कपिलेंद्र देव। उन्होंने सूर्यवंशी गजपति शासन की शुरुआत की। अपनी ज़बरदस्त मिलिट्री के दम पर उन्होंने बंगाल के सुल्तानों और नीचे विजयनगर साम्राज्य तक को कड़ी टक्कर दी और अपना साम्राज्य जो है गंगा नदी से लेकर कावेरी नदी तक फैला दिया। किसने? ओडिशा का गजपति वंश ने। उसके बाद आता है असम का ओहामा राजवंश। तो 13वीं सदी की शुरुआत में सुखापा नाम के एक लीडर के नेतृत्व में ओहोम वंश ने ब्रह्मपुत्र घाटी में अपना ठिकाना बनाया। इनकी खास बात यह थी कि अपनी कबीलाई यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था और किलाबंदी इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े तुर्क और मुगल कमांडर भी आक्रमण करके इन्हें कभी पूरी तरह से नहीं हरा पाए और इन्होंने जो है अपनी आज़ादी बरकरार रखी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। दक्षिण भारत का जो महान विजयनगर साम्राज्य था उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रैक्टिकल, विकेंद्रीकृत और मिलिट्री कंट्रोल पर बेस्ड था। मैनेजमेंट के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य को राज्य, नाडु यानी कि जिला और ग्राम में बांटा हुआ था। किसमें? राज्य, ग्राम और जिला के रूप में। तो इसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए दो बहुत ही अनोखी व्यवस्थाएं थी। तो चलिए दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नायकर प्रणाली। तो चलिए हम लोग अब नायकर प्रणाली को देखते हैं। यह एक प्रशासन का सबसे मेन फीचर था। राजा अपने बड़े मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें नायक कहा जाता था, सैलरी कैश में देने के बजाय जमीन के बड़े बड़े टुकड़े देता था, जिसे अमरम कहते थे। क्या कहते थे? अमरम। इन नायकों का काम था अपनी जमीन वाले एरिया से टैक्स वसूलना, कानून व्यवस्था संभालना और जब भी राजा किसी से लड़ाई हो तो अपनी सेना ले जाकर राजा की मदद के लिए पहुंच जाना। तो यह क्या थी? नायकर प्रणाली। उसके बाद बात करते हैं हम लोग
आयकर प्रणाली के बारे में। तो आयकर प्रणाली में यह गाँव को संभालने की रीढ़ थी। हर गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर और फ्री यूनिट था, जिसे चलाने के लिए 12 सरकारी अधिकारियों की एक टीम होती थी, जिन्हें आयगर कहा जाता था। कितने टीम को? 12 सरकारी अधिकारियों की टीम को आयगर कहा जाता था। ये पद जो है खानदानी यानी कि वंशानुगत होते थे, और इन्हें काम के बदले कोई सैलरी नहीं बल्कि टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। गांव के मुखिया यानी कि रेड्डी और पटवारी जमीन का पूरा हिसाब और टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। अंततः हम कह सकते हैं विजयनगर ने ऊपर से राजा का कंट्रोल भी रखा और नीचे गांवों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी भी दी, जो कि एक बेहतरीन बैलेंस था। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भू राजस्व प्रणाली लिखिए। तो इसके उत्तर को समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में भी जमीन से मिलने वाला टैक्स, जिसे कि उस समय का खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। उस समय जो जमीन से टैक्स मिलता था उसको सरकारी खजाने को भरने का सबसे बड़ा जरिया था। अलग अलग सुल्तानों ने समय के साथ इसमें कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहला देखते हैं इक्ता प्रणाली। तो यह जो था शुरुआती दौर था। शुरुआत में सुल्तानों ने अपने बड़े अमीरों और जनरलों को नगद सैलरी देने के बजाय जमीन के बड़े हिस्से यानी कि इक्ता बांट दिए थे। उन अफसरों को इक्तादार कहा जाता था, और वहीं से टैक्स वसूल कर अपना जो है अपनी सेना का खर्चा निकालते थे। उसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कड़े सुधार पर। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के कड़े सुधार के बारे में। यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने टैक्स सिस्टम में एकदम साइंटिफिक बदलाव किए। उसने गांव के बिचौलियों जैसे कि खोत, मुकदम और चौधरी की चौधराहट और एक्स्ट्रा फ़ायदे छीन लिए। उसने ज़मीन को बाकायदा नपवाया, मसाहत प्रथा करवाई और सीधे किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेना क्या किया? शुरू कर दिया। उसने टैक्स की जो रेट है बढ़ाकर पैदावार का सीधा 50% यानी कि आधा हिस्सा कर दिया, जो कि काफ़ी कड़ा था। यह कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आते हैं हम लोग गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक काल का प्रयोग। गयासुद्दीन तुगलक ने आकर टैक्स को वापस नॉर्मल और नरम बनाया, लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने गंगा यमुना के उपजाऊ यानी कि दोआब क्षेत्र में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे परेशान होकर किसानों ने भारी विद्रोह कर दिया। हालांकि उसने खेती को प्रमोट करने के लिए एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही, और ये किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अंततः हम लोग कह सकते हैं कि कर की वसूली के लिए अमील और मुतशरीफ जैसे अधिकारी तैनात थे। कुल मिलाकर यह प्रणाली काफ़ी कठोर थी, जिसने किसानों पर निरंतर आर्थिक दबाव बनाए रखा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मुगल काल के व्यापार पर चर्चा कीजिए। तो किसके बारे में चर्चा करना है? मुगल काल के व्यापार के बारे में। तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। मुगल काल में भारत का अंतर्देशीय यानी कि आंतरिक व्यापार अपने स्वर्ण काल में था। किसमें था? अपने स्वर्ण काल में। पूरे साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता, एक समान मुद्रा प्रणाली यानी कि पूरे समाज में जो है चांदी की रुपया चल रही थी, और मुगलों द्वारा सड़कों व सरायों के निर्माण ने व्यापार को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया था। जैसे कि व्यापारिक मार्ग और केंद्र में देखें तो देश के प्रमुख शहर सड़कों के जाल से जुड़े हुए थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, बनारस और पटना बड़े व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे। बंगाल से रेशम और चावल, गुजरात की सूती वस्त्र और दक्कन से काली मिर्च व धातुओं का देशव्यापी व्यापार होता था।
यानी कि क्या हो रहा था, गुजरात से सूती वस्त्र एवं दक्कन से जो है काली मिर्च व धातुओं का देशव्यापी व्यापार हो रहा था। तो अब आते हैं हम लोग हुंडी प्रणाली को समझते हैं। इस काल की सबसे आधुनिक बैंकिंग तकनीक थी। तो हुंडी प्रणाली जो थी क्या थी, बैंकिंग तकनीक थी। व्यापारी नकदी ले जाने के बजाय कागजी हुंडी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, कागजी हुंडी का, जिसे एक शहर में खरीदकर दूसरे शहर में भुनाया जा सकता था। इससे धन का लेन देन सुरक्षित हो गया था। एवं व्यापार में जो मुख्यतः बनिया, मारवाड़ी, ओसवाल और बोहरा मुस्लिमों जैसे समृद्ध व्यापारिक समुदायों का नियंत्रण था। अंततः हम कह सकते हैं कि मुगल शासकों ने व्यापारिक चुंगी को बहुत कम रखा और व्यापारियों को सुरक्षा दी, जिससे देश के भीतर एक मजबूत और आत्मनिर्भर आर्थिक नेटवर्क तैयार हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मुगल शासन के दौरान नई प्रौद्योगिकी के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। किसके दौरान, मुगल शासन के दौरान जो नई प्रौद्योगिक नीति थी, जो उसका विकास था, उस पर हमें चर्चा करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मुगल काल में तकनीकी विकास ने सैन्य, कृषि, वास्तुकला और उद्योगों के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया था। तो इनके कुछ मुख्य तकनीकी नवाचार को देखते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है सैन्य तकनीक, यानी कि बारूद और तोपखाना। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने और बारूद का बड़े पैमाने पर प्रभावी प्रयोग किया। मुगलों ने भारी तोपों के साथ साथ ऊंटों और हाथियों पर ले जाई जाने वाली हल्की तोपें, जैसे कि गजनाल और सुतरनाल, तो इनको जो है क्या किया था, विकसित किया था। इन तोपों का विकसित किया था, जिनसे उनकी सैन्य श्रेष्ठता क्या हो गई, स्थापित हो गई। एवं अगर हम लोग बात करें कृषि तकनीक यानी कि सिंचाई के साधन के बारे में, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इस काल में रहट यानी कि पेरिजियन व्हील का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, जिससे गहरे कुओं से पानी निकालना आसान हो गया। इसके अलावा शाहजहां के काल में जो है नहर ए बहसत, नहर ए बहसत जैसी कई बड़ी सिंचाई नहरों का निर्माण कराया गया। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं उद्योग और निर्माण। जहाज रानी ने मुगलों ने लोहों की कीलों और कड़े तख्तों को जोड़ने की नई तकनीक अपनाई। कपड़ा उद्योग, चरखे और करघे से के परिष्कृत रूप से मलमल और जामदानी का उत्पादन बढ़ा। वास्तुकला में मेहराब, विशाल और गुंबद और पियट्रा ड्यूट्रा जैसे सजावटी तकनीकों का विकास हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मुगल मराठा संबंधों पर चर्चा कीजिए। किस पे, मुगल मराठा संबंधों पर। तो इसके उत्तर को देखते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल मराठा संबंध भारतीय राजनीति का सबसे निर्णायक मोड़ थे। यह संबंध मुख्यतः निरंतर संघर्ष, कूटनीति और सत्ता के टकराव से भरा रहा, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की, जो मुगलों के लिए बड़ी चुनौती थी। वहीं औरंगजेब ने उन्हें दबाने के लिए शाइस्ता खान और फिर राजा जयसिंह को भेजा था। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। लेकिन औरंगजेब के विश्वासघात से यह जो है स्थायी नहीं रही और शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो हम याद रखेंगे कि स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो अब आते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति को समझते हैं। मराठों की सबसे बड़ी ताकत उनकी गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। वे पश्चिम घाट की पहाड़ियों का लाभ उठाकर मुगल सेना पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते, जिससे कि क्या हुआ, विशाल मुगल सेना भी पस्त हो गई। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं औरंगजेब का दक्कन अभियान। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी संभाजी और राजा राम के नेतृत्व में मराठों का संघर्ष जो है जारी रहा।
औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष मराठों को कुचलने के लिए दक्कन में ही रहा, जिसे औरंगजेब का दक्कन का नासूर कहा जाता है। उसके बाद इस दीर्घकालिक संघर्ष ने मुगल साम्राज्य के खजाने और जनशक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अंततः मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा साम्राज्य के अखिल भारतीय शक्ति बनने का मुख्य कारण बना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। मुगलों के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था पर विश्लेषण कीजिए। किस पे? मुगलों के अधीन जो है कृषि अर्थव्यवस्था पर। तो इसके उत्तर को देखते हैं। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, जहां देश की अधिकांश आबादी गांव में रहकर खेती से जुड़ी थी और राज्य की आय का लगभग 85% हिस्सा भू राजस्व से आता था। किससे आता था? 85% हिस्सा जो है भू राजस्व से आता था। वहीं फसलों की विविधता मुगल काल में केवल खाद्यान्न नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर नकदी फसल यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती थी, जिन्हें जिन्स ए कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसलें कहा जाता था। इनमें कपास, नील, गन्ना, अफीम और तंबाकू प्रमुख थे, जिन्होंने कपड़ा और अन्य उद्योगों को कच्चा माल दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर। तो टोडरमल की दहसाला और जब्ती प्रणाली के माध्यम से राज्य जो है सीधे किसानों यानी कि रैयत के संपर्क में रहता था। किसानों की खेती को बढ़ाने और अकाल के समय सहायता के लिए राज्य की ओर तकावी ऋण यानी कि कृषि लोन भी दिया जाता था। ग्रामीण समाज में किसानों के दो मुख्य वर्ग थे। कितने मुख्य वर्ग थे? ग्रामीण समाज में किसानों के दो मुख्य वर्ग थे। पहला था खुद कास्त, जो कि अपने ही गांव की भूमि पर खेती करते थे। खुद कास्त क्या करते थे? अपने ही गांव की भूमि पर खेती करते थे। वहीं अगर पाही कास्त की बात करें तो पाही कास्त जो है दूसरे गांवों में जाकर किराए पर खेती करते थे। तो ग्रामीण समाज के दो किसानों के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? खुद कास्त और पाही कास्त। यद्यपि कृषि उत्पादन अधिशेष था, लेकिन जमींदारों, जागीरदारों और राज्य द्वारा अत्यधिक कर वसूली के कारण आम किसान का जीवन हमेशा कर्ज और गरीबी के जाल में फंसा रहता था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार पर लिखिए। यहाँ पे निबंध मिसिंग हो गया है, यहाँ निबंध होगा। तो क्या करना है? इस पे हम लोग को निबंध लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मुगल काल में समुद्री व्यापार यानी कि ओशनिक ट्रेड वैश्विक स्तर पर अत्यंत समृद्ध था। यद्यपि मुगलों के पास अपनी कोई शक्तिशाली नौसेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने तटीय बंदरगाहों को सुरक्षा दी और व्यापारिक गतिविधियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान किया। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित जो सूरत था वह मुगलों का सबसे बड़ा और समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जिसे कि मक्का का द्वार कहा जाता था। किसे? सूरत को कहा जाता था। पूर्वी तट पर बंगाल का हुगली एवं कोरोमंडल का मसूलीपट्टनम जो था पूर्वी तट पर प्रमुख था। तो पश्चिमी तट पर क्या प्रमुख था? सूरत एवं पूर्वी तट पर हुगली एवं मसूलीपट्टनम प्रमुख था। यहाँ से लाल सागर, फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक का व्यापार होता था। भारत मुख्य रूप से सूती कपड़ा, मलमल, नील, मसाले, सोडा और रेशम का भारी मात्रा में निर्यात करता था और इसके बदले भारत बड़े पैमाने पर सोना और चांदी यानी कि कीमती धातुएं आयात करता था। इसीलिए यूरोपीय इतिहासकारों ने कहा कि दुनिया का सोना चांदी बहकर भारत के पेट में समा जाता है। अंततः हम लोग कह सकते हैं इसी काल में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। मुगलों ने इन्हें फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी, जिससे कि भारतीय माल का वैश्विक मांग और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें देखना है मुगल शासन के दौरान खेती के विभिन्न साधनों और तरीकों पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। मुगल काल में कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए पारंपरिक साधनों और वैज्ञानिक तौर तरीकों का एक बेहतरीन संयोजन अपनाया जाता था, जिससे देश की विशाल आबादी की खाद्य आवश्यकताएं पूरी होती थी। तो सबसे पहले था खेती का मुख्य साधन, जो कि लकड़ी का हल और बैलों की जोड़ी थी। भूमि की गहरी जुताई और ढेले तोड़ने के लिए भारी पटरे यानी कि समर और कुदाल फावड़े का उपयोग किया जाता था। कटाई जो थी पूरी तरह मानव श्रम पर आधारित थी। वहीं अब देखते हैं बारिश पर निर्भरता कम करने के लिए कुओं से पानी निकालने की तकनीक के रूप में रहट का प्रयोग चरम पर था। किसका प्रयोग? रहट। और जिसमें कि गियर और बाल्टियों की चेन लगी होती थी। उत्तर भारत में शाहजहां और फिरोज तुगलक की पुरानी नहरों की मरम्मत कराकर नहर सिंचाई को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। वहीं अगर किसान भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाते थे। क्या अपनाते थे? फसल चक्र और मिश्रित खेती, किसानों की भूमि को उपजाऊ से बनाए रखने के लिए। अब देखते हैं किसान की भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाया जाता था। साल में 2 प्रमुख फसलें उगाई जाती थी। कौन सी फसलें? रबी और खरीफ। तो रबी का जो फसल है सर्दियों का फसल जैसे कि गेहूँ, चना, और खरीफ का जो फसल है मानसून की फसल जैसे कि चावल और मक्का। उसके बाद देखते हैं पशुओं के गोबर की जैविक खाद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। उत्तम बीजों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता था ताकि क्या हो? पैदावार अच्छी हो सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तर भारत में 14वीं-17वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो ये कब से कब के बीच की बात हो रही है? 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के समय। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन एक अत्यंत शक्तिशाली धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में उभरा था। इसका मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादिता, जाति भेद, ऊंच नीच एवं धार्मिक पांडखों को समाप्त कर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को स्थापित करना था। तो अब हम लोग देखते हैं यह जो आंदोलन है किन किन विचारधाराओं में बटा हुआ था। तो 2 विचारधारा थे जिसमें कि सबसे पहला है निर्गुण काव्य विचारधारा। तो निर्गुण काव्य धारा के संत ईश्वर को निराकार यानी कि बिना किसी रूप या फिर मूर्ति के मानते थे। कौन मानते थे? निर्गुण काव्य धारा के संत जैसे कि कबीर दास और गुरु नानक देव इसके बड़े प्रणेता थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक आडंबरों पर तीखा प्रहार किया और राम रहीम की एकता पर बल दिया। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू की, सामाजिक समानता का संदेश दिया। तो लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? गुरु नानक ने। एवं क्या किया था? कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों का धार्मिक आडंबरों पर क्या किया था? तीखा प्रहार किया था। और कबीर ने क्या किया था कि राम रहीम की एकता पर बल दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के संत जो थे ईश्वर के साकार रूप यानी कि मूर्ति कला और अवतार की पूजा करते थे। इसमें 2 शाखाएं थी जिसमें कि पहला था कृष्ण भक्ति और दूसरा था राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति जिसमें कि सूरदास और मीराबाई ने लोक भाषा में पदों की रचना की, एवं राम भक्ति जिसमें कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। अंततः हम लोग कह सकते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि संतों ने संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं जैसे कि अवधी, ब्रज, सधुक्करी का प्रयोग किया, जिससे कि समाज के सबसे निचले तबके, क्षुद्र और महिलाएं को भी धार्मिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान मिला। तो अब हम लोग आगे आएंगे, संक्षिप्त टिप्पणियों को देखेंगे।
तो इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे इस नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आप उस पर मैसेज करके काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, काफ़ी नॉमिनल प्राइस में आप इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी का मुख्य केंद्र पंढरपुर के भगवान विट्ठल यानी कि विष्णु के रूप की उपासना था। यह आंदोलन वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना गया। किसके नाम से? वारकरी संप्रदाय के नाम से। इसके प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम शामिल थे। इन संतों ने स्थानीय मराठी भाषा में अभंग यानी कि भक्ति गीत गाकर समाज में फैले जातिवाद, छुआछूत और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का कड़ा विरोध किया और सामाजिक समरसता की नींव रखी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल चित्रकला में यूरोपीय रूपक। अकबर और विशेष रूप से जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? जेसुइट मिशनरियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला मुगल दरबार में पहुंची। मुगल चित्रकारों ने पश्चिमी कला से प्रभावित होकर कई नई तकनीकें सीखी, जैसे कि परिप्रेक्ष्य या फिर दूरी का एहसास, प्रकाश और छाया का प्रभाव और चेहरों का यथार्थवादी अंकन। इस दौरान चित्रों में ईसा मसीह, वर्जिन मैरी, फरिश्तों और यूरोपीय राजाओं के रूपकों व प्रतीकों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। तो अब आती है हमारी चांद बीबी। तो अब जानते हैं हम लोग चांद बीबी के बारे में। चांद बीबी मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत साहसी, कूटनीतिज्ञ और महान महिला वीरांगना थी, जिन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के राज्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। उनका सबसे गौरवशाली क्षण 1595 ईस्वी में आया, जब सम्राट अकबर की विशाल मुगल सेना ने अहमदनगर के किले पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? अहमदनगर के किले पर। और ये किसने किया था? 1595 ईस्वी का समय था और अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। चांद बीबी ने खुद हाथ में तलवार लेकर वीरतापूर्वक किले की रक्षा का नेतृत्व किया, मुगलों की संधि करने पर मजबूर कर दिया। अंततः वे आंतरिक राजनीति षड्यंत्र का शिकार हो गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र तकनीकी। मध्यकालीन भारत और खासकर मुगल काल में कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा और उन्नत उद्योग था। इस दौर में वस्त्र तकनीकी में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि कताई के लिए चरखे का व्यापक प्रसार और बुनाई के लिए उन्नत करघे का प्रयोग। भारत में निर्मित मलमल, जरी, जामदानी और छीट जैसे बारीक सूती वस्त्र व रेशमी कपड़ों की रंगाई व छपाई तकनीक इतनी बेजोड़ थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी भारी मांग थी। तो अब देखते हैं हम लोग सूफीवाद। तो सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और उदारवादी धारा है, जो कट्टरपंथी नियमों के बजाय ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, संगीत, क्षमा और मानवता की सेवा पर बल देती है। भारत में इसका प्रचार मुख्य रूप से चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों ने किया। किसने किया? चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों की खानकाहों यानी कि आश्रमों में हिंदू मुस्लिम दोनों बिना किसी भेदभाव के आते थे, जिससे कि देश में गंगा जमुना तहजीब मजबूत हो गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वैष्णव पंथ। क्या देखना है हमें? महाराष्ट्र में वैष्णव पंथ। महाराष्ट्र में वैष्णव पंथ का विकास जो है भागवत धर्म और कृष्ण भक्ति के रूप में हुआ, जिसका मुख्य आधार कौन था? विट्ठल संप्रदाय था। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखकर इसकी दार्शनिक पीठ तैयार की। इस पंथ के संतों ने भगवान कृष्ण को एक सखा और एक रक्षक के रूप में देखा और मराठी लोक संस्कृति के माध्यम से भक्ति जन जन
आंदोलन बन गया और इसके तात्कालीन समाज को धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त कराकर एक ईश्वर की भक्ति का सूत्र में पिरोया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल चित्रकला को। मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का एक अत्यंत परिष्कृत और दरबारी समन्वय है। हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए चित्रकारों से इसकी शुरुआत हुई और अकबर के काल में शाही चित्रकला यानी कि कारखाने स्थापित हुए। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया, जिसमें कि शिकार, दरबारी दृश्यों के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों जैसे कि मंसूर के चित्र और पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र बनाने में अत्यंत सूक्ष्मता और यथार्थवादी हासिल किया गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युग में महिलाएं। मध्यकालीन समाज मुख्य रूप से एक पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पिता पर चलने वाला समाज, जहां आम महिलाओं की स्थिति काफ़ी सीमित थी और वे पर्दा प्रथा यानी कि बाल विवाह, सती प्रथा और जोहर जैसी सामाजिक कुप्रथाओं से बंधी थी। उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार बहुत कम थे। हालांकि इस कठिन दौर में भी रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीबी और जहां आरा बेगम जैसी उच्च वर्ग की महिलाओं ने अपनी कुशाग्र बुद्धि, सैन्य कौशल और कूटनीति के बल पर साम्राज्य की राजनीति को क्या किया, सीधे प्रभावित किया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी जीवन स्तर। तो मुगल काल में तीव्र शहरीकरण हुआ और आगरा, दिल्ली, लाहौर व सूरत जैसे महानगर व्यापार और शिल्प के वैश्विक केंद्र बन गए। शहरी जीवन स्तर में भारी आर्थिक असमानता थी, जहां एक ओर अमीर, मनसबदार और बड़े व्यापारी विशाल हवेलियों में अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण व विलासता का जीवन जीते थे, वहीं दूसरी ओर आम कारीगर, मजदूर और नौकर जो थे तंग बस्तियों और मिट्टी के मकानों में रहते थे। उनका जीवन स्तर अत्यंत साधारण व कठिन था। उसके बाद देखते हैं हम लोग सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला भारत का दूसरा लोकप्रिय सूफी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? सूफी संप्रदाय, जिसका स्थापना जो था शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने किया था और भारत में इसे शेख बहाउद्दीन जकरिया के ने मुल्तान यानी कि पंजाब में स्थापित किया था। अगर हम लोग आसान शब्दों में समझे तो सुहरावर्दी सिलसिला सूफी संप्रदाय था, जिसकी स्थापना जो है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी और इसे भारत में शेख बहाउद्दीन जकरिया ने मुल्तान में यानी कि पंजाब में स्थापित किया था। और यह सिलसिला चिश्ती संप्रदाय इससे मामलों में जो है बिल्कुल अलग था कि इसके जो संत हैं गरीबों का जीवन नहीं जीते, बल्कि वे आलीशान तरीके से रहते थे, राज्य के ऊंचे प्रशासनिक पदों को स्वीकार करते थे और सुल्तानों के राजनीतिक मामलों में सक्रिय हिस्सा भी लेते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन वास्तुकला। तो दिल्ली सल्तनत के आगमन से भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत हुई। कब से? दिल्ली सल्तनत के आगमन से, जब भारतीय कारीगरों और इस्लामी डिजाइनों का मिश्रण थी। इस शैली का मुख्य पहचान मेहराब और गुंबद का व्यापक प्रयोग था। किसका किसका प्रयोग? मेहराब और गुंबद का व्यापक प्रयोग, जिससे बड़े बड़े हॉल बिना खंभों के बनाए जाने लगे। सजावट के लिए मूर्तियों के स्थान पर ज्यामितीय आकृतियों और अरबी लिपि की आयतों यानी कि कैलीग्राफी का उपयोग हुआ। इसके उपयुक्त उदाहरण हैं कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, तुगलकाबाद का किला और आदि। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति। कैसी स्थिति थी मुगल साम्राज्य में महिलाओं की? मुगल काल में महिलाओं की स्थिति उनके वर्ग पर निर्भर थी। आम महिलाएं घूंघट या फिर पर्दा प्रथा और घरेलू चूल्हे चौके तक सीमित थी। इसके ठीक विपरीत मुगल हरम की शाही महिलाओं के पास अपार धन, जागीरें और राजनीतिक शक्तियां होती थी। जैसे कि नूरजहां ने जहांगीर के नाम पर अपने हस्ताक्षर से शाही फरमान जारी किए थे। किसने? नूरजहां ने।
और शाहजहां की बेटी जहां आरा, इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का संचालन किया तथा चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया। किसका डिजाइन किया? चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया। किसने? जहां आरा ने। तो इसी के साथ हमारा सारा ही MBBI क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने BHIC 133 यानी कि भारत का इतिहास 1206 से 1707 ईस्वी तक को कवर कर लिया है। इसके अंतर्गत जितने भी MBBI क्वेश्चन थे हमने उसे देख लिया है और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।